सफल व्यक्ति के चेहरे पर आपको सिर्फ दो ही भाव नजर आएंगे। पहला, खामोशी। खामोशी इसलिए कि ताकि वो मुश्किलों से लड़ सके, और दूसरा मुस्कुराहट, जिससे कि मुश्किलें उसके सामने ही ना आए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार के मॉर्निंग प्राइम टाइम नया सवेरा को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और अगले 1 घंटे आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी खबरों को, साथ ही करेंगे अपने संवाददाताओं से चर्चा तमाम बड़ी खबरों पर भी। और अगले इस 1 घंटे में मेरे साथ स्टूडियो में मेरा साथ देंगे मेरे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव। गौरव, सुप्रभात आपको। सुप्रभात कृतिका और गुड मॉर्निंग आप सभी को। साफ तौर पर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगले 1 घंटे में हम आपको देश दुनिया की तमाम खबरें तो दिखाएंगे, साथ ही आपको आज जो सबसे बड़ी अहम खबर निकलकर सामने आ रही है वो है सियासत से जुड़ी हुई, उससे भी रूबरू कराएंगे, क्योंकि आज सियासत में बहुत कुछ होने वाला है। और 1962 के बाद हम देख रहे हैं कि अब की बार पहली बार ऐसा होगा कि तीसरे टर्म के लिए कोई सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और उसे बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए सरकार के लिए ये साफ तौर पर एक बड़ी बात है, और आने वाले समय में आज जो बैठक होने वाली है उसमें भी तमाम रणनीतियां बनती हुई नजर आएंगी। इस पर हमारा खास फोकस होगा। साथ ही साथ जेडीयू और एलजेपी की भी वहां पर जो बैठक है वो होने वाली है उनके सांसदों के साथ, उसके क्या मापदंड निकलकर सामने आएंगे, किस तरह से रूपरेखा आगे की रखी जाएगी, इस पर भी हमारा फोकस होगा। और साफ तौर पर मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर भी आज बड़ी बैठक होने वाली है, और इसमें इस बैठक के बाद एक बड़ा आगाज निकलता हुआ सामने आएगा। बड़ी यहां पर घोषणा हो सकती है, उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। तो तमाम बड़ी अपडेट्स के साथ चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की हेडलाइंस के साथ। एनडीए संसदीय बोर्ड की बैठक आज, सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार जेडीयू संसदीय बोर्ड की बैठक में पार्टी सांसदों के साथ करेंगे मंथन। चिराग पासवान ने भी बुलाई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की अहम बैठक। बेंगलुरु की अदालत में राहुल गांधी की पेशी आज। कर्नाटक भाजपा ने राहुल पर समाचार पत्रों में मानहानिकारक विज्ञापन जारी करने का लगाया था आरोप। आरबीआई आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की करेगा घोषणा। रेपो दर और अन्य नीतिगत दरों में बदलाव की संभावना कम। आईसीसी टी20 विश्व कप में हुआ बड़ा उलटफेर। 2009 की चैंपियन पाकिस्तान को सुपर ओवर में अमेरिका से मिली हार। 9 जून को पाकिस्तान का भारत से होगा सामना। तो ये थी नया सवेरा की कुछ खास प्रमुख खबरें, और प्रमुख खबरों के बाद अब देख लेते हैं देश में से कुछ खास और अहम खबरें। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू कराते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद देश को अब नई सरकार का इंतजार है। एनडीए को मिले बहुमत के बाद भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रही है, और एनडीए संसदीय दल की आज बैठक होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। बैठक में एनडीए के घटक दलों के नवनिर्वाचित सांसदों के अलावा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बैठक के बाद नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। बता दें कि एनडीए के पास 292 सांसद हैं, जो 543 सदस्यीय लोकसभा में बहुमत के 272 के आंकड़े से अधिक हैं। और साथ ही आपको बता दें कि एनडीए की आज होने वाली बैठक है। एनडीए के साथ साथ आज होने वाली इस बैठक में जेडीयू की तरफ से भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही इस वक्त हमारे साथ में इस वक्त शैलेंद्र मिश्र हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं ताज़ा अपडेट के लिए। शैलेंद्र, सुप्रभात आपको। और आज अगर देखा जाए तो एनडीए की तरफ से काफी महत्वपूर्ण ये अहम बैठक है, क्या कुछ खास हो सकता है और किस तरीके की आगे की रणनीति बनेगी, इस पर भी कहीं ना कहीं गहन चिंतन और मंथन होता हुआ आज नजर आएगा। दो महत्वपूर्ण बातें होने जा रही है। 11 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक है, जिसमें एनडीए संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा, और उसके बाद संभावित है कि एनडीए का एक प्रतिनिधिमंडल जाए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने, औपचारिक तौर पर दावा पेश करने
कि उन्हें आमंत्रण दिया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई सरकार शपथ ग्रहण ले। बहुत चर्चा है कि 9 तारीख को शाम को ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक अभी पुष्टि नहीं है, चूंकि अभी दावा पेश करना बाकी है। कल हमने दिन भर बैठकों का दौर देखा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर राजनाथ सिंह, अमित शाह ने तमाम सहयोगियों से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी ब्रीफिंग दी, चूंकि अंतिम फैसला कैबिनेट में कौन होगा, कौन मंत्रालय किसको दिया जाएगा, सहयोगियों के कितनी सदस्य मंत्रिमंडल में होंगे, ये सारा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। उससे पहले की जो बातचीत की कवायद है वो कल दिन भर मैराथन मीटिंग हुई राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच, तमाम सहयोगियों से बातचीत करके। उसके बाद बीजेपी संगठन के कई नेता शामिल हुए, किस तरह से तैयारी होनी है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बीजेपी के और प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ एक आंतरिक बैठक हुई। BL संतोष जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन है, बीजेपी किस तरह से एनडीए की बैठक में तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होंगे। लेकिन सबसे अहम यही है कि एनडीए का नेता चुने जाने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे और औपचारिक तौर पर एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक दावा पेश किया जाएगा, उन्हें आमंत्रित किया जाए नई सरकार बनाने के लिए। तो नजरें होंगी। शैलेंद्र, क्या कोई फॉर्मूला भी निकलकर सामने आ पाया है अब तक कि अब की बार मंत्रिपरिषद जो है वो कैसा रहने वाला है? क्योंकि साफ तौर पर कुछ इनपुट्स जो निकलकर सामने आए थे उसमें तो इस बात का भी खुलासा हुआ था कि 3 या 5 सांसद ऐसे पार्टियों के जो हो सकते हैं उनमें से एक को मंत्रिमंडल मिल सकता है। तो इस पर जो थोड़ा रोशनी डालिए कि अब की बार का मंत्रिपरिषद किस तरह से होने वाला है और क्या फॉर्मूला अब की बार जो इनपुट मिल रहा है उसके आधार पर रखने वाला है। गौरव, मैं सवाल आपका समझ गया जी। गौरव, निश्चित तौर पर फार्मूला जरूर होगा, बिना फार्मूले के तो कोई सहमति बनती नहीं है। तमाम सहयोगी दलों से पूछा गया है, 5 से ज़्यादा जो जिन सहयोगी दलों के सांसद हैं उनको कम से कम एक मंत्री पद दिया जाएगा, ये चर्चा है। इसके साथ ही साथ जिनकी दहाई से संख्या ज़्यादा है उनको एक और मंत्री दिया सकता है, वो MOS हो सकता है या कैबिनेट मंत्री, इसको लेकर चर्चा हुई है। महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो भी हम जानते हैं कि जब जेडीयू और टीडीपी जैसे दल जिनके सांसदों की संख्या दहाई से ज़्यादा है तो वो जरूर चाहेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्हें दिया जाए। हालांकि आधिकारिक तौर पर कहा गया है दोनों दलों की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेषाधिकार है और वो निश्चित तौर पर सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रमुख सहयोगी दलों को पर्याप्त भागीदारी मिले। तो ये एक तरह से देखें कि एनडीए के तमाम दलों ने, लोजपा के चिराग पासवान हो या तमाम जो छोटे दल हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेषाधिकार पर छोड़ दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है अपने कैबिनेट का चयन करना, पोर्टफोलियो देना। लेकिन एनडीए बहुमत में आया है, एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी है, तो माना जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय एनडीए के सहयोगियों के खातों में, खासतौर पर जेडीयू और टीडीपी के खाते में जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय के बारे में कहा जा रहा है कि पॉलिसी पर जिस तरह से आगे बढ़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार, तो उन मंत्रालयों को बीजेपी के अहम मंत्रियों के साथ रखने की चर्चा है। लेकिन देखिए, ये अंतिम फैसला सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। जो सीसीएस के मंत्रालय हैं, जिसमें वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये कहा जा रहा है, गृह मंत्रालय, ये जो पुरानी सरकार में हम जानते हैं कि बीजेपी के मंत्रियों के पास था, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, तो वो एक तरह से देखें कि उन मंत्रालयों को बीजेपी के पास ही रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा एक्चुअली इसको लेकर कोई कयासबाजी नहीं है, ये तय लग रहा है। बाकी मंत्रालयों को लेकर चर्चा बहुत हो रही है कि रेल मंत्रालय का सहयोगी को दे दिया जाएगा, वो सब चर्चा हो रही है। देखना होगा कि कौन से महत्वपूर्ण मंत्रालय सहयोगी को जाते हैं, लेकिन उससे पहले किस एनडीए के सहयोगी को कितनी सीट मिलने वाली उस पर चर्चा हो रही है, क्योंकि मंत्रालय का बंटवारा तो उसके बाद किया जाता है। बिल्कुल शैलेंद्र, इसको लेकर के तो लगातार चर्चाएं बन ही रही हैं और जिस तरीके से आज बताया जा रहा है कि आज अहम बैठक है, हो सकता है इसमें कोई ना कोई रास्ता और जरूर निकल कर सामने आए। लेकिन शैलेंद्र, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि अब पूरा देश जो है वो इंतजार कर रहा है शपथ ग्रहण समारोह का, क्या इसको लेकर के अभी तक कोई तारीख सामने आई? क्योंकि अगर बाजार की हम बात करें, लोगों के बीच में कई सारी तारीखें और अटकलें इस वक्त लगाई जा रही है कि 9 तारीख भी हो सकती है, 8 तारीख और 10 तारीख भी हो सकती है, तो क्या अब तक कोई एक निश्चित तारीख? बिल्कुल, देखिए, चर्चा थी, परसों से ही ये बात की चर्चा थी कि 8 तारीख को हो सकती है, लेकिन कल इस तरह की खबरें आई कि चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण आगे बढ़ाया गया। पहले 9 को होना था, 12 तारीख को वो आंध्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और 9 तारीख को शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक मंत्रिमंडल राष्ट्रपति भवन प्रांगण में शपथ ले सकता है, इस बात की चर्चा है।
और ऐसी चर्चा बीजेपी में है कि 9 तारीख ही है शाम को। लेकिन हम जानते हैं कि जब तक दावा पेश नहीं किया जाता, आमंत्रित नहीं किया जाता, तब तक आधिकारिक तौर पर यह कहना कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, ये उचित नहीं होगा। लेकिन ये चर्चा है कि 9 को शाम को एक महत्वपूर्ण समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तीसरे प्रधानमंत्री, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और पहले ऐसे नेता होंगे जो गठबंधन की राजनीति के उदय के बाद लगातार 3 चुनावों में अपनी अगुवाई में जीत हासिल एनडीए को मिली है और वो प्रधानमंत्री पद के रूप में नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम होने जा रहा है। 9 तारीख को शाम को 6 बजे कहा जा रहा है, ऐसी चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं। शैलेंद्र, आज की जो मीटिंग है, एनडीए की जो बैठक है, क्या उसके बाद इस बात पर मोहर लग सकती है कि 9 तारीख होगी, आने वाली समय में जो डेट फाइनलाइज होगी वो इस बैठक के बाद निर्णय इसका लिया जा सकता है? वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आज की बैठक से पहले ही ये चर्चा हो गई है कि वो एक समय हो सकता है। दावा जब पेश किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसमें ये अनुरोध किया जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कि 9 तारीख वो मुफीद समय है जब आमंत्रित किया जा सकता है, और इस बात की पूरी संभावना है कि 9 के शाम को शपथ ग्रहण हो सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन साथ ही आप इस खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं एनडीए को लेकर के, जहां एनडीए की आज होने वाली बैठक से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों की बैठकों भी अब शुरू हो चुकी हैं। जेडीयू ने आज सुबह नई दिल्ली में संसदीय दल की अहम बैठक बुलाई है, जहां आपको बता दें कि जेडीयू को लोकसभा में 12 सीटों पर जीत हासिल हुई है और काफी खास और काफी अहम ये बैठक आज है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। एनडीए गठबंधन का अहम हिस्सा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान पार्टी की संसदीय दल की भी आज सुबह बैठक होगी और इस बैठक में चिराग पासवान अपने सांसदों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। और वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लोकसभा चुनाव में बिहार में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 ही सीटें पर जीत हासिल की है। एनडीए की सरकार गठन पर उन्होंने कहा कि वो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। वहीं चिराग पासवान ने यह भी कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में दी जाएगी उसका वो निर्वहन करेंगे। और क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ चिराग पासवान, जो लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हैं। आज रामविलास पासवान जी नहीं है, लेकिन ये चुनकर आए हैं। पिताजी की अनुपस्थिति में कैसे इन्होंने चुनाव लड़ा, ये संस्मरण हम जानना चाहेंगे। देखिए, उनकी कमी को तो खैर दुनिया की कोई ताकत पूरा नहीं कर सकती, और मेरे लिए यकीनन ये चुनाव कई और चुनौतियों से भरे हुए तो थे ही, बट ये भी एक बहुत बड़ा उनके मार्गदर्शन का नहीं होना। जितने चुनाव लड़े उनके मार्गदर्शन में लड़े, और उनके अनुभव की किसी से तुलना की ही नहीं जा सकती। जो एक लंबा लगभग 5 दशक से ज्यादा का सक्रिय राजनीति में रहने का उनका एक अपना अनुभव है। तो ऐसे में जहां एक तरफ उनकी कमी महसूस होती थी, वहीं उन्हीं की सीट से मैं चुनाव लड़ रहा था। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये मेरे कंधों के ऊपर। नरेंद्र मोदी अक्सर
भारतीय जनता पार्टी की जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती थी उसमें भी आपका जिक्र किया करते थे। जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती थी तो वो अपने सांसदों को कहते थे कि चिराग की तरह बनो, चिराग की तरह होमवर्क करके संसद में आओ। और जब हाजीपुर प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने मुक्त कंठ से आपकी प्रशंसा की। कैसा लगा चिराग पासवान को चुनाव बीच महासमर में आपके जो राजनीतिक, हम कह सकते हैं कि आप जिनको अपना गुरु मानते हैं, आप जिनके हनुमान हैं? बहुत बड़ी बात है भाई, देश का प्रधानमंत्री एक सांसद को इतना नोटिस करता है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे खुद नहीं पता था, और उस दिन बोलते हुए उन्होंने ये बात बोली कि शायद चिराग को भी नहीं पता होगा कि कैबिनेट की बैठक में मैंने एक दिन इस बात को कहा कि चिराग जितनी गंभीरता से अपने संसदीय जीवन को लेता है, सदन में ज़्यादा से ज़्यादा समय रहना, और वो बात सही भी है। आप 2014 से 2019 पार्लियामेंट से रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, 100% उपस्थिति मेरी रही है, 100% अटेंडेंस मेरा रहा। आज 5 सीटें आपने जीत करके प्रधानमंत्री जी को दिया है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो जिम्मेदारियां हैं, चुनौतियां हैं, वो बढ़ेंगी? कैसे आप बिहार की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे? देखिए, ये बड़ी जिम्मेदारी है। बिहार की जनता ने बिहारी फर्स्ट पे विश्वास रखते हुए 5 के 5 हम लोग के उम्मीदवार, ना सिर्फ इनकी जीत से हम लोग उत्साहित हैं, बल्कि एनडीए का प्रदर्शन बिहार में जिस तरीके से रहा है, क्योंकि बिहार में कई ऐसे विपक्षी दल थे जो बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके विश्वास पर आने वाले 5 सालों में खरा उतरने की। और ये उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास मैं बिहार की जनता को दिलाता हूं कि ना सिर्फ मेरे जीते हुए 5 सांसद, बल्कि पूरा एनडीए गठबंधन, हम लोग प्रतिबद्ध हैं बिहार को विकसित देश, विकसित राज्य बनाने के संकल्प को लेकर, बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने को लेकर, और उसी सोच को धरातल पर उतारने में अगले 5 साल हम लोग लगाएंगे। शुक्रिया चिराग पासवान, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बेहद आस्था है और ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हाजीपुर की जनसभा में मेरी तारीफ की, मैं समझ भी नहीं पा रहा था कि वो इतने दिनों से रीड कर रहे थे, इस तरीके से रीड कर रहे थे। और तमाम जो भी जिम्मेदारी वो देंगे इसके लिए चिराग बिल्कुल तैयार है। कैमरामैन मनमोहन के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और कुमार आलोक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार आलोक का रुख करते हैं। कुमार आलोक, साफ तौर पर जेडीयू और एलजेपी की आज जो बैठक होने वाली है उसमें वो अपने सांसदों के साथ तमाम चर्चा यहां पर करते हुए नजर आएंगे। इन चर्चाओं की अगर हम बात करें तो क्या रूपरेखा रखी गई है और किस तरह से किन किन बिंदुओं पर आगे की रणनीति बनती हुई नजर आएगी? बात करें तो जनता दल यू की संसदीय दल की बैठक है और उनके 12 सांसद चुन करके आए हैं, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और हम जैसा कि लेटर ऑफ सपोर्ट जो होता है, वो लेटर ऑफ सपोर्ट वो दे चुके हैं ऑलरेडी। जी, लेटर ऑफ सपोर्ट वो दे चुके हैं अपने प्रधानमंत्री को, और 12 सांसद उनके हैं। तो आज मंथन, जहां तक हम समझते हैं, जो बातें कही जा रही है मंत्रिमंडल को लेकर कही जा रही है, या और जो समीक्षाएं हैं, वो समीक्षा होगी। और एक तरह से अगर आप देखें कि जो कहा जा रहा था कि ललन सिंह जो है, वो एक समय उन पर आरोप लगा था कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ करके वो अलग तेजस्वी के साथ मिलकर के उप मुख्यमंत्री बनकर के वो जदयू को तोड़ने जा रहे हैं, और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बने। तो लेकिन आपने कल देखा होगा कि जब एनडीए की बैठक खत्म हुई, उसमें उसके बाद जो प्रवक्ता के रूप में आए वो ललन सिंह आए, और ललन सिंह ने साफ और स्पष्ट कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और रहेंगे, और हमारी सरकार बनने जा रही है। तो एक जो शक की सुई जो थी लोगों के अंदर कि ललन सिंह विद्रोही थे पहले, क्या आज उनके मूड में कुछ परिवर्तन हुआ है? लेकिन वो उन्होंने स्पष्ट जताकर ये कह दिया कि ललन सिंह से ही जो स्पोक्स पर्सन जो होते हैं जदयू की तरफ से, वो स्पोक्स पर्सन के रूप में उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि हम जनता दल यू बिल्कुल सरकार के साथ है, और हम सरकार में हिस्सेदारी करेंगे। जी, कुमार आलोक, अगर देखा जाए तो लगातार जब नतीजे सामने आए तो उस नतीजों के बाद में ये जरूर सबको समझ में आया कि नीतीश कुमार जो है वो इस बार केंद्र की सरकार में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? एक बार फिर आप प्रश्न करेंगे।
कुमार आलोक, मेरा सवाल ये है कि जब नतीजे सामने आए थे तो नतीजों को देखने के बाद में हर किसी के मन में यही सवाल था कि नीतीश कुमार की जिम्मेदारी किस तरीके की होगी, क्योंकि केंद्र सरकार में इस बार हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिले कि नीतीश कुमार को अहम भूमिका दी जा सकती हो। बिल्कुल सही कहा आपने। जब नतीजे आए, जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़ा था और भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी बिहार में, तो ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार चूक गए हैं, नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, नीतीश कुमार अब पॉलिटिक्स से आउट हो गए हैं। नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार की जो, अगर आप देखें कि उनका जो वोट बैंक है, उन्होंने जो अति पिछड़ों और पिछड़ों में जो अपनी एक पहचान बनाई है, वो काबिले तारीफ है। अगर आप देखें कि नगर निकाय चुनावों में, पंचायत चुनावों में 50% रिजर्वेशन उन्होंने महिलाओं को दिया और एससी पिछड़े और अति पिछड़ों के लिए अलग से उन्होंने आरक्षण दिया और जातिगत आरक्षण उन्होंने करवाया। और उसके बाद जो आरक्षण की जो सीमा होती है सरकार में, उसको 70% से अधिक किया। जातिगत आरक्षण के मानदंडों को लेते हुए अभी केंद्र सरकार के पास वो पड़ा हुआ है। तो ये सब सारी चीजें जो है वो नीतीश कुमार के साथ है और नीतीश कुमार एक बड़े राजनीतिक कद के रूप में यहाँ पर उभरे हैं। 12 सीटें उन्होंने प्राप्त की है, 12 सीटें बीजेपी ने प्राप्त की है बिहार से, 5 सीटें आपने जैसे कहा चिराग पासवान ने प्राप्त की है। तो अपने आप में नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस है वो शानदार है और सरकार में भी इनका जो दखल होगा वो अच्छा खासा होगा, ये राजनीतिक पंडितों के द्वारा माना जा रहा है। बिल्कुल, इसीलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और आज ये सब बातें साफ हो जाएंगी, जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। और एलजेपी भी जो अब की बार हमने देखा है कि 5 की 5 सीटों पर लड़ी थी और स्ट्राइक रेट 100% गया था, तो अब की बार उनको भी मंत्रिमंडल में बड़ा यहाँ पर पद मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो आज ये तमाम जो बैठकें हैं, इसके बाद जो तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर आएगी। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। बिल्कुल, और इन बैठकों पे तो नजर रहेगी, लेकिन नया सवेरा में अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार निर्वाचित होने पर दुनिया भर से शुभकामनाएं जो मिल रही हैं, उनका सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्विस प्रेसिडेंट वियोला एमहर्ट को बधाई संदेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने आभार जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत में लोकतंत्र के उत्सव ने वास्तव में वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। हम भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। और इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामना संदेश के लिए धन्यवाद देते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि मैं हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और हमारे सदियों पुराने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। और इसी के साथ नया सवेरा में अब रुख अगली खबर का, जहां भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को सीआईएसएफ के द्वारा इस वक्त एक खबर सामने आया है, जहां चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ की एक महिला जवान ने उनको थप्पड़ मारा। आरोप है कि किसानों के मुद्दे पर टिप्पणी को लेकर कुलविंदर कौर की कंगना रनौत से बहस हुई थी और फिर उन्होंने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। फिलहाल आरोपी महिला जवान को हिरासत में ले लिया गया है। तो वहीं सीआईएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महिला कांस्टेबल को निलंबित भी कर दिया गया है और उसके खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर के लिए शिकायत भी दी गई है। आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places.
Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सवेरा में। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बिल्कुल, अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में जारी जनहित की परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम मुद्दों पर तत्काल कदम उठाने को लेकर निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में रिक्तियां हैं और नियुक्तियां की जानी हैं, वहां से तत्काल आवेदन चयन आयोगों को भेजा जाए और चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय की जाए। उन्होंने जीएसटी संग्रह के प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। बैठक में आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए जलभराव से बचाव की व्यवस्था पर भी बात की गई। साथ ही बरसात में फैलने वाले रोगों को लेकर तैयारी करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में कमिश्नरी स्तर पर महिला संरक्षण गृह को एक्टिव कराने की भी बात की गई। बैठक में माध्यमिक विद्यालयों के कायाकल्प को तेज करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने तेज गर्मी के मौसम में अनावश्यक बिजली कटौती न करने और लोगों को पेयजल की समस्या ना हो, इसको लेकर भी बातचीत की। और रामेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। रामेंद्र का ही रुख करते हैं। रामेंद्र, साफ तौर पर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण, तमाम दिशा निर्देश दिए गए। आगे की अब रणनीति क्या नजर आ रही है यहाँ पर? देखिए गौरव, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आ रहा था उसी दिन शाम को भाजपा के वरिष्ठ नेता, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच बैठक हुई थी। शायद इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई होगी कि कौन कौन से मुद्दे रहे जिनके कारण भाजपा को वोट कम मिला है। मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई होगी। तो जैसे उच्च अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की तो उनके दो निर्देश बहुत स्पष्ट हैं। एक तो जो यहाँ नियुक्तियाँ हैं, जिन विभागों में रिक्तियाँ हैं उनको घोषित किया जाए और आयोग के साथ बैठक करके उसे समयबद्धता के साथ निर्धारित किया जाए कि लोगों को कैसे नियुक्ति प्रदान की जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि मंत्रियों के साथ जो संबंधित विभाग के सचिव हैं वो समन्वय स्थापित करें और उनके निर्देशों का पालन करें। तीसरा, जो उन्होंने कहा कि जो जन सामान्य की शिकायतें आ रही हैं उनका 100% निस्तारण हो। ये तीन ऐसे बिंदु हैं जो चुनाव में भी कहीं ना कहीं तैरते रहे। तो शायद मुख्यमंत्री की जो भाई सब बैठक हुई होगी भाजपा नेताओं के साथ, तो इन बिंदुओं पर चर्चा हुई होगी। हालांकि इससे आगे भी जो चीज़ें एहसास हो रही हैं कि कुछ नीतियों में भी बदलाव स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम सबको दे रहे हैं लेकिन वोट के समय पर लगता है कि भाजपा को नेपथ्य में फेंक दिया जाए, वो छूने लायक नहीं है। तो कुछ नीतियों में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं लेकिन अभी तक उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। तो हमें लगता है कि इन जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं भविष्य में जिन पर काम किया जाएगा वो ये हैं, जो तीन बिंदु हैं। बाकी उन्होंने बिजली कटौती पर कहा कि हमने फंड दिया है और जो ट्रिपिंग हो रही है वो क्यों हो रही है, जब बिजली का हम खरीदने के तैयार हैं, हम फंड दे रहे हैं तो क्यों ट्रिपिंग हो रही है। तो उनके साथ भी कहा, और जो बरसात के बाद व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर भी कहा कि ये चुनौतियां हैं और ये समय से पहले तय की जानी चाहिए कि जनता को कोई दिक्कत ना हो। ये 3-4 बिंदु महत्वपूर्ण है जो गौरव मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डिस्कस किए। जी बिल्कुल। तो रामेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। रामेंद्र, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बेंगलुरु की एक अदालत में मानहानि के मामले में पेश होंगे। कर्नाटक भाजपा ने राहुल गांधी पर समाचार पत्रों में मानहानिकारक विज्ञापन जारी करने का आरोप लगाया था। हालांकि अदालत ने इस मामले में 1 जून को सिद्धारमैया और शिव कुमार को जमानत दे दी थी।
तो आज इस मामले पर 1 जून को सिद्धारमैया और शिव कुमार को जमानत मिल चुकी है। राहुल गांधी की आज यहाँ पेशी होनी है। और इसके अलावा साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज राहुल गांधी को पेश होना है, जहां राहुल गांधी पर वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। राहुल गांधी इस मामले में 20 फरवरी 2024 से जमानत पर चल रहे हैं। दरअसल बेंगलुरु की एक जनसभा में राहुल गांधी की तरफ से अमित शाह पर आपत्तिजनक बयान दिया गया था और इसको लेकर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने मुकदमा दर्ज करवाया था। और मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट यूजी 2024 का रिजल्ट जारी होने के बाद कई कोचिंग सेंटरों समेत कैंडिडेट्स ने रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाया है कि आखिर 720 में से 718 या 719 नंबर कैसे मिल सकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब देते हुए एनटीए ने कहा है कि एजेंसी को कुछ रिप्रेजेंटेशन मिले हैं और जिनमें छात्रों ने कोर्ट केस का भी हवाला देते हुए परीक्षा में कम समय मिलने की बात कही। एनटीए ने बताया कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को देरी से प्रश्न पत्र दिए जाने की वजह से समय की बर्बादी हुई। ऐसे में इन छात्रों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 में तय किए गए फॉर्मूला के हिसाब से ग्रेस मार्क्स दिए गए। एनटीए ने आगे बताया कि 2023 में जहां करीब 20,38,000 छात्र नीट की परीक्षा में शामिल हुए थे, वहीं इस साल ये संख्या बढ़कर 23,33,297 तक पहुंच गई। इस साल अधिक छात्र होने की वजह से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। वहीं फिजिक्स विषय के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न के 2 सही उत्तर पाए गए। ऐसे में दोनों विकल्पों को सही माना गया और 67 टॉपर्स में से 44 के मार्क्स इस संशोधन की वजह से 715 से बढ़कर 720 हो गए। और नया सवेरा में अब रुख अगली खबर का जो है मौसम से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि देश का उत्तरी हिस्सा इस वक्त सूरज की तपिश झेल रहा है। देश के उत्तरी इलाके गर्मी से बेहाल है, तो वहीं देश के दक्षिणी इलाकों से मानसून अब आगे की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के कुछ भागों में आगे बढ़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि मानसून कर्नाटक के अधिकांश भागों, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी, उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी सहित अन्य भागों में आगे बढ़ गया है। इसी के साथ अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तेलंगाना और कर्नाटक में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश का भी अनुमान व्यक्त किया गया। 5 दिनों के दौरान उत्तर पूर्व क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी व्यापक वर्षा होने की संभावना जताई गई है। उत्तर पश्चिम भारत में कुछ स्थानों पर बारिश और तूफान का भी अनुमान जताया गया, जहां भीषण गर्मी पर मौसम विभाग ने कहा है कि सोमवार तक उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चलती रहेंगी। अगले 3 से 4 दिनों तक मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार और ओडिशा में भी गर्म हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में अगले 2 दिनों तक धूल भरी आंधी और तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे क्या है अखबारों की सुर्खियों में खास। जल्द हाजिर होते हैं। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जो है अखबारों की सुर्खियां।
और संध्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। संध्या, गुड मॉर्निंग। क्या है अखबारों में आज खास? गुड मॉर्निंग गौरव और कृतिका। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं 18वीं लोकसभा के गठन से जुड़ी हुई खबर के साथ। जी हां, आज लगभग सभी प्रमुख अखबारों में पहले पेज पर यह खबर प्रकाशित की गई है, जिसमें लिखा है कि अब सरकार गठन की जो है तैयारियां तेज हो चुकी हैं और शपथ ग्रहण समारोह जो है वो 9 तारीख को सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही साथ मोदी को नेता चुनने के लिए एनडीए संसदीय दल की जो आज बैठक होनी है उसको भी आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। और घटक दलों को के जो कोर मुद्दे हैं उनको लेकर के भी मंत्रिमंडल को किस तरह की चर्चा की जा सकती है उस पर भी आज खबर प्रकाशित की गई है। नवभारत टाइम्स अखबार ने भी आज सरकार गठन से जुड़ी हुई एक खबर प्रकाशित की है, जिसमें बताया है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार पड़ोसी प्रथम की नीति रही है, तो वो इस बार शपथ ग्रहण समारोह में भी शायद देखने को मिलेगी। और इसमें मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश जैसे जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो सभी इस शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे और उनकी तरफ से ये बात कही भी गई है कि वो 9 तारीख को भारत आएंगे। इसके अलावा जनसत्ता अखबार की बात करें तो आज एक प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित की गई है, जिसमें बताया गया है कि 18वीं लोकसभा किस तरह से इस बार बदली हुई देखने को मिलेगी। जी हां, क्योंकि इसमें जो 280 सदस्य इस बार निर्वाचित हुए हैं वो उनमें से कई ऐसे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई सदस्य ऐसे हैं जो राज्यसभा में आपको नजर आते थे लेकिन इस बार वो लोकसभा में नजर आएंगे, जिनमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो भूपेंद्र यादव, अनिल बलूनी, धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मंडाविया जैसे अनेक नाम हैं जिनको राज्यसभा में आप देखते थे लेकिन इस बार वो चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंचे हैं। इसी तरह से अगर पूर्व मुख्यमंत्रियों की अगर हम बात करें तो नारायण राणे, त्रिवेंद्र सिंह रावत, मनोहर लाल खट्टर जैसे, विप्लव कुमार देव, ऐसे तमाम नाम हैं जो इस बार लोकसभा में देखने को मिलेंगे। तो ये एक बेहद ही आंकड़ों के साथ जनसत्ता अखबार ने आज खबर प्रकाशित की और बताया कि अब राज्यसभा नहीं लोकसभा में ये सदस्य बैठेंगे। इसके अलावा दिल्ली जागरण पेज पर दैनिक जागरण अखबार ने आज राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई और पानी से जुड़ी हुई खबर प्रकाशित की है, जिसमें सवाल उठ रहा है कि WTP से मिल रहा क्षमता से अधिक पेयजल और साथ ही साथ ये भी कहा है कि हिमाचल से जो पानी मिल रहा है उसका अब कैसे सदुपयोग दिल्ली सरकार करेगी, क्योंकि अतिरिक्त पानी की मांग आपने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ अतिरिक्त पानी मुहैया कराया जाए, हिमाचल प्रदेश ने इसमें हामी भी भरी, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आप पानी का सदुपयोग किस तरह से करेंगे। तमाम आंकड़े आज प्रकाशित किए गए हैं दैनिक जागरण अखबार में कि किस तरह से कहां से पानी आता है, कहां पानी संचय किया जाता है। और चलते चलते बात कर लेते हैं हिंदुस्तान अखबार के अपना बिजनेस पेज पर ली हुई खबर के साथ, जिसमें अब इरडा इस तरह से तैयारी कर रहा है कि जो बीमा पॉलिसी होती है उसको लौटाने पर अधिक राशि वापस मिल सके, ऐसा सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि इस पर एक प्रस्ताव अभी तैयार किया जा रहा है जिसके जल्द लागू होने की उम्मीद है, जिससे बीमा धारक जो है उन्हें खासा लाभ और फायदा मिलने की उम्मीद है। तो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई आज के अखबारों में ये है खास, प्रमुख और अहम खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद संध्या, इतनी सारी खबरों को बेहद ही कम समय में हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो ये थी अखबारों की सुर्खियों और अखबारों की सुर्खियों के बाद में अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो चीन सहित उन देशों पर टैरिफ लगा सकते हैं जो अपने क्षेत्र से संयुक्त राज्य अमेरिका में आप्रवासियों के प्रवाह पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। इजरायली सैनिकों ने मध्य गजा पट्टी में नुसरात शिविर में एक स्कूल को अपना निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 3 दर्जन फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने रियो ग्रांडे डो सुल की यात्रा के दौरान बाढ़ से नष्ट हुए क्रूजेरो डो सुल शहर का दौरा किया और जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। लूला दा सिल्वा ने बाढ़ से नष्ट हुए क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए अपनी सहयोग देने की पुष्टि की। अमेरिका के मिशिगन में खराब मौसम के कारण घरों को भारी नुकसान पहुंचा और इसी दौरान डेट्रॉइट के उपनगर लिबोनिया में एक घर पर पेड़ गिरने से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। पश्चिमी मैक्सिकन शहर की महिला मेयर को बंदूकधारियों ने घात लगाकर मार दिया था।
क्लाउडिया शेनबाम ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति चुनाव जीता। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की तमाम अहम खबरें और इसके बाद अब बात कर लेते हैं नया सवेरा में कारोबार जगत की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। पेटीएम ने अपने ग्राहकों के लिए यात्रा कार्निवल सेल की शुरुआत की है, जिसके तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर 10% से 25% तक छूट दे रहा है। इसमें उड़ान, रेल और बस की टिकट शामिल है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने बताया कि मई में घरेलू हवाई यात्री यातायात साल दर साल 5.1% बढ़कर अनुमानित 139 मिलियन हो गया है और ये कोविड पूर्व स्तरों की तुलना में लगभग 14% अधिक है। दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी अमेजन की ओर से टाइम्स इंटरनेट के स्वामित्व वाले वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म MX प्लेयर के कुछ एसेट्स को खरीद लिया गया है। देश की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म्स और बाजार के विश्लेषकों ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। देश की विकास दर, चालू खाते की स्थिति और महंगाई के आंकड़े सभी उत्साह पैदा करने वाले हैं। और वहीं आपको बता दें कि आर्थिक जगत से एक महत्वपूर्ण खबर भी है। आज भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करने वाले हैं। विशेषज्ञों का मानना यह है कि आर्थिक वृद्धि में तेजी आ रही है और ऐसे में MPC नीतिगत दर में कटौती से बच सकती है। अन्य नीतिगत दरों में बदलाव की संभावना भी काफी कम ही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि RBI ने फरवरी 2023 से रेपो रेट को अब तक 6.5% पर ही यथावत रखा है और लगातार 7 बार से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ऐसे में आज ये घोषणा होने वाली है। 3 दिनों की ये मीटिंग हुई थी 5, 6 और 7 तारीख की, जिसके बाद में अब आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें देखना होगा कि किस तरीके से अहम फैसले लिए जाते हैं। बिल्कुल, और इसी पर श्यामा हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं। श्यामा का ये रुख करते हैं। श्यामा, साफ तौर पर बहुत बड़ा दिन आज के लिए, क्योंकि मौद्रिक नीति को लेकर अब की बार रेपो रेट में क्या बदलाव हो सकता है, ये सवाल सबके मन में चल रहा है। क्या इसको लेकर इनपुट मिल पा रहे हैं? क्या अब की बार कोई बदलाव देखने को मिल सकता है या स्थिर ही रहेगा? देखिए गौरव, जैसे आप बता रहे हैं कि सबके मन में ये सवाल जरूर चल रहा है और एक्सपर्ट्स की अगर माने तो सभी एक्सपर्ट्स जानते हैं कि फिलहाल अभी भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कोई बदलाव नहीं होगा, इसकी पूरी उम्मीद की जा रही है। एक तो ये बात हम देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो RBI के जो कंफर्ट रेंज होता है 4%, उसमें नहीं आ रहा है। अभी भी जो लास्ट हमने देखा था इन्फ्लेशन की जो रेट आई थी, इन्फ्लेशन का जो डेटा आया था वो 4.83 था। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के लिए अभी भी इन्फ्लेशन एक सरदर्द बना हुआ है और भारतीय रिजर्व बैंक चाह रहा है कि जिस तरीके से मॉनसून अब धीरे धीरे पूरे देश भर में कवरेज करेगा, बुआई होगी, अच्छे प्रोडक्शन होंगे, तो उसकी उम्मीद पर एक तरीके से ये जो बढ़ोतरी है, इन्फ्लेशन है, वो कम होता हुआ नजर आए। और एक्सपर्ट्स की माने तो साल के अंत की तरफ में कुछ कटौती की उम्मीद की जा सकती है रेपो रेट के दरों में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक स्टैंप्स होता है जो फिलहाल है MPC का या भारतीय रिजर्व बैंक का, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, यानी कि वो ओपन है। अगर डेटा आता है जिस तरीके से बढ़ोतरी करनी है तो बढ़ोतरी करेंगे, कटौती करनी है तो कटौती करेंगे, तो उसे कहा जाता है विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। इसे भी वैसे ही रखा जाएगा, स्थिर रखा जाएगा, यहाँ भी कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। 2 अहम डेटा आते हैं प्रोजेक्शंस के, जो एक होते हैं इन्फ्लेशन किस तरीके से होगा आने वाले समय में, आने वाले साल में, क्वार्टर्स में, वहां एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अपवर्ड प्रोजेक्शन कर दिया जाए और फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए। और साथ ही हाल ही में हमने GDP डेटा देखा, GDP डेटा बेटर देन एक्सपेक्टेड आया था, 8% ऊपर आया था। तो यहाँ भी थोड़ी बहुत उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है अपवर्ड प्रोजेक्शन भारत का जो GDP है उसका किया जा सकता है। श्यामा, स्मॉल बैंक की फाइनेंसिंग जो कैटेगरी है उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो FD है उसमें बदलाव जो है वो स्थिर उसमें रह सकता है। तो क्या इसको लेकर भी हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में आज जो बात निकलकर सामने आएगी, खासा असर इस पर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, हर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़ा हुआ होता है क्योंकि वो अपना पैसा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखता है। बिल्कुल। दरों में अगर कटौती आती है तो भी जो ग्राहक है उन पर असर पड़ता है।
नहीं होती है तो कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन बढ़ोतरी होती है तो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। आप स्मॉल बैंक्स की बात कर लीजिए, एनबीएफसीज की बात कर लीजिए, जो लार्ज बैंक्स हैं उनकी बात कर लीजिए, कहीं पर भी अगर कटौती होती है तो ग्राहक को जो एक ट्रांजिशन होता है उसे समय लग जाता है पहुंचते पहुंचते उनके बैंक तक। तो फायदा जरूर होता है लेकिन देर से होता है। और वही अगर और भारतीय रिजर्व बैंक बार बार जो बैंक्स होते हैं उन्हें कहते हैं कि इसे आप जल्दी पहुंचाइए ग्राहक तक में ताकि उसका फायदा उन्हें पहुंचे। ईएमआईज में होम लोन की बात कर लीजिए या कार लोन की बात कर लीजिए या कोई लोन की बात कर लीजिए जहां भी ईएमआई चल रही है, बढ़ोतरी हो जाती है तो अमूमन देखा जाता है कि बैंक्स जो होते हैं वो काफी जल्दी इसे बढ़ा देते हैं और लोगों के पॉकेट के ऊपर में ये बड़ा झटका आता हुआ बहुत तुरंत दिखता है। जिस तरीके से हम मुंबई की बात कर लें या अन्य शहरों की भी बात कर लें, जो घर खरीदने की एक यहाँ पर एक बूस्ट आया हुआ है उसमें ये काफी देखा जा रहा है कि जो डिस्पोजेबल इनकम है लोगों की वो बढ़ी हुई है और जिसकी वजह से इकोनॉमी अच्छी हुई है और घर खरीदने में भी या अन्य जो लोन से जो खरीदा जाता है उसमें भी ज्यादा एक तरीके से अपवर्ड पुश हमने देखा हुआ है। तो ये सारी बातें जो है वो आरबीआई आज डिसाइड करेगा कि आगे आने वाले समय में इसे किस तरीके से पुश मिलता है, सेटबैक मिलता है या स्थिति यथावत रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आप नज़र बनाकर रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा पर क्यूएस की विश्व रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों के बेहतर प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों, शिक्षकों और संस्थानों को बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा है कि पिछले दशक में हमने शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया है। ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में परिलक्षित होता है। छात्रों, शिक्षकों और संस्थानों को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए बधाई। इस टर्म में हम अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए और भी अधिक प्रयास करना चाहते हैं। और वहीं पीएम ने यह पोस्ट क्यूएस क्वार्टरली साइमंड्स लिमिटेड के सीईओ नोनजियो ने एक्स पोस्ट का जवाब देते हुए की। नोनजियो ने अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन की सराहना की और बताया कि रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या में 318% का इजाफा हुआ है। भारतीय उच्च संस्थानों की संख्या 2015 के 11 संस्थानों से बढ़कर अब 46 हो गई है, जो उच्चतम स्तर पर है। और इसी के साथ में चलिए अब नया सवेरा में बढ़ते हैं आगे और अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, जो है खेल जगत से जुड़ा हुआ, और देखते हैं खबरें खेल जगत की फटाफट अंदाज में। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में बारबाडोस में खेले गए मुकाबले में स्कॉटलैंड ने नमीबिया की टीम को 5 विकेट से हरा दिया। मैच में नमीबिया की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। नमीबिया ने 9 विकेट पर 155 रनों का स्कोर किया। नमीबिया की ओर से कप्तान जेरहार्ड एरेसमैन ने 52 रनों की पारी खेली और 156 रन के लक्ष्य को स्कॉटलैंड की टीम ने 18.3 ओवर में 5 विकेट खोकर 157 रन बनाकर हासिल कर लिया। आईसीसी टी20 विश्व कप में आज शाम ग्रुप ए के मुकाबले में कनाडा का सामना आयरलैंड की टीम से होगा। कनाडा और आयरलैंड दोनों ही टीमों को अपने पहले मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा है। ऐसे में दोनों की कोशिश इस मुकाबले को जीतने की रहेगी। फीफा विश्व कप क्वालिफायर में गुरुवार को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में भारत और कुवैत के बीच खेला गया मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ। ये भारत के महान फुटबॉलर सुनील छेत्री का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच था और टीम इंडिया उन्हें स्वर्णिम विदाई देने में कामयाब नहीं हो सकी। महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में पोलैंड की ईगा स्वांतक ने कोको गॉफ को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और वहीं अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले पर और ज़्यादा बात करने के लिए न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य। तपस, साफ तौर पर हम देखें तो पाकिस्तान की इस हार को आप किस तरह से देखते हैं और क्या इस बात को माना जाए कि अमेरिका की टीम पाकिस्तान से बेहतर रही है?
देखिए, पाकिस्तान की हार का कारण बहुत सारे हैं। उसमें से शायद एक तो ये देखिए कि आप जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की, कहीं ना कहीं लगा कि शायद वो जो अमेरिकन टीम को उतने सीरियसली नहीं लेते हैं, हल्के में लिया होगा, क्योंकि लगा को पहला मैच है। अमेरिका इतना बड़ा नाम नहीं है T20 में या फिर क्रिकेट में, इतना बड़ा नाम नहीं है, तो उनको शायद हल्के में लिया और उसका खामियाजा उन्हें इस मैच में भुगतना पड़ा इस ऐतिहासिक हार के साथ। अगर हम उनकी बैटिंग को देखें, शुरुआत से ही उनके पैर उखड़ गए थे। जो पूरा पहला पावर प्ले था, अगर हम बात करें पहले पावर प्ले की, 6 जो ओवर थे पहले पावर प्ले के, उनमें ऑलरेडी उनके 3 विकेटें वो अपने गंवा चुके थे। और 3 विकेटें गंवाने के साथ साथ जो अहम बात थी कि उनके रन जो थे सिर्फ 30 रन थे। 30 रन 3 विकेट पावर प्ले में, तो आप चेजअप ही कर रहे हैं सिर्फ। और कहीं ना कहीं जब आप बड़े टीम हैं, आप दावा करते हैं कि विश्व वर्ल्ड कप आप जीतना चाहते हैं, तो ये आपको जो डिक्टेट करना होता है जो मैच को, वो नहीं हो रहा था। वो कहीं ना कहीं वो बैक कर रहे थे, वो उसको चेस कर रहे थे इस मैच में, और यही इस मैच में हम देखने को मिला। तापस, अगर देखा जाए तो इस हार के बाद में अब आप ग्रुप ए में किस तरह का समीकरण या बदलाव देखते हैं? कहीं ना कहीं अब जो प्रेशर है वो पाकिस्तान पे आ चुका है। टॉप पे अगर यूएसए है, उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया अगला मैच पाकिस्तान के खिलाफ है। ये कौन जीतेगा, इसके ऊपर बड़ा दारोमदार होगा कि ये पॉइंट्स टेबल किस तरीके से बदलता है। लेकिन इस वक्त जो है सबसे कंफर्टेबल पोजीशन पे अमेरिका है, को होस्ट है, और उनको बहुत अच्छा पोजीशन अभी इस वक्त। भारत अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ जीत जाता है तो बड़ा इजी हो जाएगा उनके लिए। इसके बाद जो सफ़र है ग्रुप 8 का, ग्रुप 8 सुपर 8 में जाने के लिए, तो वो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो बाकी जो टीमें हैं, पाकिस्तान, आयरलैंड और उसके साथ साथ कनाडा, इनको शायद ये टूर्नामेंट यहीं पे उनको समाप्त कर देना पड़ेगा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तापस, और इस टूर्नामेंट पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा, और नया सवेरा में भी खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी। लेकिन फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आइए अब खबरें देखते हैं सिने जगत से। शिखर धवन का शो धवन करेंगे में अतिथि भुवन बम होंगे। ये शो 10 जून को जियो सिनेमा पर प्रीमियर होगा। शिखर धवन शो के लिए अतिथि का नाम भी अब सामने आ चुका है। यूट्यूबर भुवन बाम पहले अतिथि के रूप में इसमें शामिल होंगे। 27 जून को फिल्म कल्कि 2898 एडी रिलीज होने वाली है, और नाग अश्विन के निर्देशन में बनी इस फिल्म का इंतजार लोगों को लंबे समय से है। कल्कि 2898 एडी को 600 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनाया गया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कमल हासन भी अहम भूमिका में हैं। हॉरर कॉमेडी फिल्म मुंजिया आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म में शर्वरी और अभय वर्मा मुख्य भूमिका में है। शर्वरी बाघ और मुन्ना सिंह स्टार फिल्म मुंजिया काफी समय से चर्चा में बनी हुई। फिल्म मुंजिया का ट्रेलर आपको डरने और हंसने पर भी मजबूर कर देगा। विक्रांत मैसी की कॉमेडी थ्रिलर फिल्म ब्लैकआउट आज OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज होगी। फिल्म में सुनील ग्रोवर भी दिखाई देंगे। ब्लैकआउट के बाद विक्रांत द साबरमती रिपोर्ट में नजर आएंगे। गुल्लक 4 आज OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर दस्तक दे चुकी है। गुल्लक के 3 सीजन सोनी लिव पर इससे पहले स्ट्रीम हो रहे हैं। गुल्लक का आखिरी सीजन 2 साल पहले 2022 में रिलीज किया गया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया था। और आइए नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम की।
और नया सवेरा में इसी के साथ आज के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले बिल्कुल जाने से पहले कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दरअसल गुजरात के सारंगपुर के स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन आपको कराते हैं, जिसकी कलाकृति सभी को बेहद ही अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आप लीजिए इन कलाकृतियों का आनंद और इसी के साथ मुझे, मेरे सहयोगी गौरव और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।